नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका बिहार के खास बुलेटिन में। बिहार में सफाई कर्मियों की हड़ताल से अब संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। सरकार पर दबाव बनाने के लिए सफाई कर्मियों ने शहर में जगह जगह मरे हुए जानवर फेंक दिए और सड़े हुए जानवरों से लोगों की हालत खराब हो गई। राजधानी पटना के अटल पथ, सगुना मोड़, बेली रोड, पाटलिपुत्रा और पुलिस लाइन के पास फेंके गए सड़े जानवरों से बीमारी का खतरा बढ़ गया और नगर वासियों को इससे मुक्ति दिलाने का प्रयास भी पूरी तरह से फेल हो रहा है। शनिवार को प्रधान सचिव की वार्ता में भी हड़ताल को नहीं खत्म कराया जा सका और बिहार लोकल बॉडीज कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने हड़ताल जारी रखने की बात कही है और सफाई कर्मी पिछले 5 दिनों से हड़ताल पर है। पटना नगर निगम संयुक्त कर्मचारी समन्वय समिति और बिहार लोकल बॉडीज कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सिंह ने बिहार के नगर निकाय के कर्मियों को 12 सूत्री लंबित मांगों पर प्रधान सचिव नगर विकास और आवास विभाग के कार्यालय कक्ष में वार्ता हुई है और कहा है कि सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई, लेकिन दैनिक मजदूरों का नियमितीकरण, समान काम समान वेतन और 18,000 से लेकर 21,000 तक रुपए का महामारी वेतन और आदि की मांग को लेकर वार्ता ऐसी स्थिति में बिहार के नगर निकायों में चल रही और अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रहे रामविलास पासवान की आज पहली बरसी और इस मौके पर सारे कार्यक्रम घटना स्थित उनके घर पर ही हुए और पिता की पहली बरसी पर चिराग पासवान ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर देश के कई बड़े नेताओं को आमंत्रित किया था और प्रधानमंत्री मोदी पटना तो नहीं आ रहे, लेकिन दिवंगत नेता रामविलास पासवान को याद करते हुए उनका लेटर जरूर आया है और उन्होंने बरसी पर संदेश लिखकर उन्हें याद किया है और प्रधानमंत्री से कॉल कर चिराग पासवान से बात भी की और ये कॉल शनिवार की देर रात आया था और खुद चिराग पासवान ने इस बात की पुष्टि भी की और लेटर के जरिए अपना संदेश भेजने, कॉल कर बात करने और परिवार का हालचाल लेने पर चिराग ने प्रधानमंत्री का आभार जताया और प्रधानमंत्री के भेजे गए संदेश और कॉल कर उनके बात करने के बाद चिराग पासवान ने सोशल मीडिया पर आभार जताया। वहीं अब पटना नगर निगम की मर्जी के बिना शहर में तंबाकू नहीं बिकेगी और इसके लिए दुकानदारों को निगम से अनुमति लेनी होगी और देर से सही, लेकिन नगर निगम कोटपा कानून को लेकर जागा है और अब पटना नगर निगम और सीड संस्था द्वारा शहर में खुलेआम तंबाकू का इस्तेमाल करने और बेचने वालों पर कार्रवाई पर मंथन चल रहा है और इसके लिए टास्क फोर्स का गठन किया जा रहा है। पटना नगर निगम और सीड ने वर्कशॉप में रणनीति भी बना ली है। अब ऐसे में लोगों पर न सिर्फ जुर्माना लगाया जाएगा बल्कि उन्हें सजा भी दिलवाई जाएगी। पहले भी निगम ने ऐसे ही जोश से तैयारी की थी, लेकिन तंबाकू को लेकर सख्ती नहीं हो पाई। हर गली मोहल्ले में खुले में तंबाकू बेचा जा रहा है और निगम और सीड संस्था का दावा कि इस बार इसे सख्ती से लागू कराया जाएगा। पटना क्षेत्र में हजारों की संख्या में तंबाकू की दुकानें हैं और खुले में लोग धूम्रपान करते हैं और तंबाकू का इस्तेमाल भी खुलेआम ही होता है और निगम का कहना है कि कोरोना नियंत्रण और लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर पटना नगर निगम अब सख्ती की तैयारी कर रहा है। पटना नगर निगम के लिए ये बड़ी चुनौती होगी क्योंकि गली मोहल्ले से लेकर सड़क की पटरियों पर तंबाकू की दुकानें हैं। बिहार के भोजपुर के पीरो थाना क्षेत्र के जमुनीपुर गांव में देर रात हथियारबंद अपराधियों ने मड़ई से में सो रहे बुजुर्ग पुजारी की गोली मारकर हत्या कर दी और मृतक को गोली बाएं साइड सीने में मारी गई और इलाज के लिए पीरो अनुमंडलीय अस्पताल ले जाने के दौरान उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। और इधर घटना की सूचना पाकर हसन बाजार ओपी इंचार्ज शिवेंद्र कुमार दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। और वहीं मिली जानकारी के अनुसार मृतक पुजारी मूल रूप से रोहतास जिले के मुंजी गांव निवासी थे और वो कई वर्षों से हसन बाजार ओपी क्षेत्र के जमनीपुर गांव में अपने ससुराल में रह रहे थे और वो पेशे से पुजारी थे और गांव स्थित काली मंदिर में करीब 25 सालों से पूजा करा रहे थे। और मृतक के बेटे ब्रिज किशोर सिंह ने बताया कि वो कल रात घर के बाहर दालन में
बने मढ़ई में अपनी पत्नी के साथ सोए थे और उसी दरमियान करीब 2 बजे हथियारबंद अपराधी धमके और उन्हें गोली मार दी। आवाज सुनकर जब परिजन घर से बाहर आए और उनकी मां की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि वो खून से लथपथ पड़े, जिसके बाद उन्होंने स्थानीय थाना को घटना की सूचना दी और फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। बिहार के गोपालगंज जिले के दौरे के दौरान महिलाओं को पैसे बांटने का वीडियो शेयर कर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नए विवाद में घिर गए और जेडीयू ने राज्य निर्वाचन आयोग से तेजस्वी यादव पर कार्रवाई की मांग की है। और जेडीयू ने वायरल वीडियो के संबंध में कहा कि तेजस्वी ने चुनाव क्षेत्र में पैसे बांटकर पंचायत चुनाव 2021 के बाबत लागू आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया और ऐसे में उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। और इधर जेडीयू नेता नीरज कुमार की ओर से शिकायत मिलने के बाद गोपालगंज डीएम पूरे मामले की जांच करेंगे और डीएम तेजस्वी यादव पर लगे आरोपों की जांचेंगे और जिसके बाद वो आयोग को रिपोर्ट सौंपेंगे और रिपोर्ट आने के बाद ही निर्वाचन आयोग कोई कार्रवाई करेगा। मालूम है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गुरुवार को गोपालगंज दौरे पर थे और इस दौरान उन्होंने पूर्व आरजेडी विधायक देवदत्त राय की पुण्यतिथि पर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया और उसके बाद उन्होंने रेवीतीर्थ हाई स्कूल के मैदान में जनसभा को संबोधित भी किया। और इस दौरान तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला और वहीं कार्यक्रम खत्म कर पटना लौटने के दौरान उन्होंने रास्ते में मिली कुछ महिलाओं से मुलाकात की और खुद को लालू यादव का बेटा बताते हुए उनकी आर्थिक सहायता की और तेजस्वी यादव ने महिलाओं को 500 रुपए के नोट दिए और फिर चलते बने। शनिवार की देर रात ओबरा थाना क्षेत्र के ओबरा काली मंदिर समीप मेन स्मार्ट मॉल में भीषण आग लगने से 50 लाख से अधिक की संपत्ति जलकर राख हो गई है और दमकल के 7 गाड़ियों के आने पर घंटों खड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। और वहीं मिली जानकारी के अनुसार रात 9 बजे के करीब काली मंदिर समीप गोलू कुमार गुप्ता की मेंस मॉल में शॉर्ट सर्किट होने से कपड़े में आग पकड़ लिया और देखते ही देखते भीषण रूप ले लिया, जिसमें मॉल में पड़े लाखों के कपड़े कुछ ही देर में जलकर राख हो गए। और वहीं मॉल के मालिक गोलू कुमार गुप्ता ने बताया कि पूर्व के लिए मॉल स्टॉक करके रखा गया था, लेकिन शॉर्ट सर्किट होने से लाखों का नुकसान हो गया और आग लगने की खबर आसपास के लोगों के द्वारा ओबरा थानाध्यक्ष पंकज सैनी को दिया गया। और वहीं जानकारी मिलते ही थानाध्यक्ष दमकल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश करे और वहीं आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने के लिए दमकल की 7 गाड़ियों को बुलाना पड़ा। और वहीं बिहार के भोजपुर के पीरो थाना परिसर में दूसरी मंजिल पर स्थित बाथरूम से रविवार की सुबह एक महिला का फंदे से लटका हुआ शव मिला और हैरानी की बात है कि जिस महिला का शव मिला है उसे पुलिस 4 दिनों से थाने में ही रखी हुई थी। पूछताछ के नाम पर उसे थाने लेकर आई थी और महिला पीरो थाना क्षेत्र के मोती गांव निवासी मुन्ना प्रसाद की 50 वर्षीय पत्नी शोभा देवी है और अब इस मामले में कोई वरीय अधिकारी बोलने के लिए तैयार नहीं है। घटना के बाद पीरो थाने के बाहर काफी संख्या में लोग भी इकट्ठा हो गए और इसके बाद मजिस्ट्रेट की निगरानी में बोर्ड गठित कर पुलिस ने शव का सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया। और जानकारी के अनुसार पीरो थाना क्षेत्र के मोटी गांव निवासी ग्रामीण चिकित्सक संतोष कुमार 29 अगस्त से लापता चल रहे थे और 1 सितंबर की शाम मोती गांव से ही एक बंद घर से उनका शव बरामद किया गया था। और इसके बाद मंतोष कुमार के भाई शेखर सुमन ने एक नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी और उसी मामले में शक के आधार पर पुलिस शोभा देवी और उसके बेटे प्रकाश कुमार को 8 सितंबर से दिन रात में गिरफ्तार कर लिया और वहीं पूछताछ के लिए थाने ले आई। और वहीं इसके बाद रविवार की सुबह थाना परिसर में स्थित 2 मंजिले पर महिला
आवास के बाथरूम में फंदे से लटका महिला का शव मिला और इस मामले में महिला के भाई मुन्ना प्रसाद ने पुलिस कस्टडी में मारपीट करने के कारण मौत होने का आरोप लगाया और वहीं बताया कि 8 सितंबर को उसकी बहन और भांजे को गिरफ्तार कर पुलिस थाने ले गई थी। इसके बाद पुलिस ने परिजनों को मिलने भी नहीं दिया गया। जनता दल यूनाइटेड के नेता इस बात से भले ही इनकार करते रहते हैं कि पार्टी में कोई मतभेद नहीं है, लेकिन पार्टी के सीनियर नेताओं की गतिविधियों से स्पष्ट हो जाता है कि पार्टी के अंदर खाने में कुछ तो गड़बड़ी है और पार्टी नेतृत्व में बदलाव के बाद जिस तरह से पार्टी में बदलाव देखने को मिल रहा है, इससे ये स्पष्ट है कि पार्टी दो गुटों में बंट गई है और पार्टी में जारी उठापटक के बीच ये खबर आ रही है कि जेडीयू के पूर्व विधायक अभय कुशवाहा केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह के निजी सहायक बन सकते हैं। हालांकि इस संबंध में जब अभय कुशवाहा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अभी उनके पास ऐसी कोई सूचना नहीं आई, लेकिन अगर उन्हें ऐसा कोई दायित्व सौंपा जाता है तो वो उसे खुशी से लेने के लिए तैयार है। और वहीं आपको बता दें कि जेडीयू में दो गुट बना हुआ है। एक आरसीपी सिंह का गुट है जिसकी अभय कुशवाहा अगुवाई कर रहे थे। आरसीपी सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से लेकर केंद्रीय मंत्री बनने तक वो उनका खुलकर समर्थन करते रहे और यहां तक कि राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा तक को पोस्टर में जगह नहीं दी गई थी। वहीं एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बीते दिनों केंद्र और बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा था और उन्होंने कहा था कि बिहार सरकार बैकडोर से एनआरसी सीए लागू करना चाहती है और उनके इसी बयान पर शनिवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता राधा मोहन सिंह ने पलटवार किया। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने ओवैसी की तुलना जीका वायरस से की और वही उन पर दोबारा देश का विभाजन कराने की इच्छा रखने का आरोप लगाया। और वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी जीका वायरस के दूसरे रूप है, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने हर प्रकार के वायरस का टीका बना लिया है। अब किसी भी तरह के वायरस से निपटा जा सकता है। बीजेपी नेता ने कहा कि ओवैसी जैसे लोग दोबारा देश का विभाजन करना चाहते, लेकिन अब देश का दूसरा विभाजन नहीं हो सकता। दरअसल बीते दिनों पटना हाईकोर्ट ने बिहार में घुसपैठियों को चिन्हित करने और डिटेंशन सेंटर बनाए जाने को लेकर आदेश दिया और कोर्ट के आदेश को लेकर बिहार सरकार ने राज्य में घुसपैठियों के पहचान की प्रक्रिया शुरू की और असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार के इस कदम पर टिप्पणी की थी। और वहीं एआईएमएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी केंद्र की मोदी सरकार और बिहार की नीतीश सरकार पर कई बार निशाना साध चुके और हाल के दिनों में उन्होंने इस मुद्दे पर सरकार को साधा था। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शनिवार को राज्य के मुखिया नीतीश कुमार को पत्र लिखा है कि पत्र में उन्होंने ये मांग की है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह और रामविलास पासवान की बिहार में प्रतिमा स्थापित करते हुए उनकी जयंती और पुण्यतिथि को राजकीय समारोह घोषित किया जाए। हालांकि इस बाबत मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर वो टारगेट पर आ गए। जेडीयू एमएलसी संजय सिंह ने प्रेस बयान जारी कर नेता प्रतिपक्ष पर निशाना साधा और साथ ही उनकी मांग को दिखावटी बताया। उन्होंने कहा, लालू परिवार पहले जख्म देता है, उसके बाद उस चोट पर मरहम लगाता है। ऐसा ही वो रघुवंश प्रसाद के मामले में कर रहा है। तेजस्वी यादव ने पहले तो रघुवंश प्रसाद को अपमानित किया, उन्हें बेइज्जत करके प्रताड़ित किया। अब वो नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखकर ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो रघुवंश प्रसाद के हितैषी हैं और शुभचिंतक, जबकि दिवंगत नेता को लालू यादव के इन दोनों बच्चों ने इतना प्रताड़ित और अपमानित किया कि उन्होंने अपने अंतिम समय में आरजेडी से त्याग पर दे दिया और अंतिम समय में उनको इन लोगों ने खून के आंसू रुलाए थे। जेडीयू एमएलसी ने कहा कि तेजस्वी यादव आज जो रघुवंश प्रसाद के हितैषी बन रहे, अगर वो उनकी अहमियत को समझते तो वो अंतिम समय में इस तरह से प्रताड़ित नहीं होते और वो अपने जीवन के अंतिम समय में इस तरह से दुखी होकर परलोक नहीं जाते। और वो लालू परिवार और लालू यादव के दोनों बेटों से इतने दुखी थे कि उन्होंने अपने अंतिम समय में अपने पार्थिव शरीर को आरजेडी कार्यालय में ले जाने से
साफ मना कर दिया था और उसका नतीजा ये रहा था कि उनके पार्थिव शरीर को आरजेडी कार्यालय में नहीं ले जाया गया था। और आज जो घड़ियाली आंसू तेजस्वी यादव बहा रहे वो सिर्फ दिखावे के लिए और कुछ नहीं। कहा जाता है प्यार अंधा होता है और प्यार में पड़े लोग दुनिया की परवाह नहीं करते। उन्हें केवल अपने प्रेमी से मतलब होता है, जिसके साथ रहने के लिए वो हर कदम उठाते हैं। ऐसा ही मामला बिहार के सिवान जिले में से सामने आया, जहां प्यार में पड़े शख्स ने किन्नर संग शादी रचा ली और इस अनोखी शादी को लेकर क्षेत्र में चर्चा का बाजार गर्म है। और वहीं शख्स की किन्नर संग शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। और जानकारी के अनुसार मामला जिले के मैरवा बाजार के गांव का है और उक्त गांव के निवासी लूटन राजभर के बेटे विकास राजभर ने किन्नर रितेश के संग गोपालगंज जिला के मीरगंज में एक किन्नर के घर शादी कर ली। और इस दौरान कई किन्नर समेत अन्य लोगों ने नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया। और बताया जाता है कि दोनों करीब 6 महीने पहले एक दूसरे से मिले थे और दोनों के बीच बातचीत हुई और देखते ही देखते दोनों को प्यार हो गया, जिसके बाद दोनों ने दुनिया की परवाह न करते हुए एक दूसरे से शादी कर ली। हालांकि विकास के परिजन इस शादी को मानने के लिए तैयार नहीं। विकास की माने तो वो दोनों 6 महीने से साथ भी रह रहे थे और ऐसे में शादी करके वो सामाजिक रूप से एक दूसरे के हो गए और उन्हें भरोसा है कि वो दोनों एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। भविष्य में किसी बेसहारा बच्चे को गोद लेकर वो अपने परिवार को बढ़ा लेंगे। और वहीं आपको बता दें कि किन्नर रितेश शुरू से लड़का था, लेकिन करीब 1 साल पहले उसने दिल्ली जाकर अपना लिंग बदलवा लिया और फिर विकास राजभर से शादी कर ली। बिहार की राजनीति इन दिनों गरमाई हुई है और बिहार के सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली आरजेडी में ही अब दो फाड़ होते नजर आ रहे हैं। और सवाल ये कि अगर आरजेडी में फूट पड़ी तो इसकी कमान किसके हाथ जाएगी और क्या है पूरा मामला, देखिए हमारे खास रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा में संख्या बल के हिसाब से सबसे बड़े दल आरजेडी में इन दिनों माहौल अच्छे नहीं चल रहे। पार्टी के भीतर लगातार कलह की खबरें सामने आने से सवालिया निशान अब खड़े होने लगे। खास तौर पर लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटों को लेकर सवाल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अपनी राजनीति आरजेडी से इतर करने वाले हैं। दरअसल पिछले कुछ महीनों से आरजेडी में तेज प्रताप यादव को लेकर कोई न कोई परेशानी सामने आ रही। खासतौर पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से उनकी तकरार पार्टी के फजीहत करा रही। आए दिन तेज प्रताप यादव की तरफ से जगदानंद सिंह को लेकर बयान दिया गया, जिसके बाद पार्टी के लिए उस पर सफाई पेश करना मुश्किल हो गया। ऐसे में विरोधी लगातार आरजेडी पर हमलावर है और भाई भाई में राजनीतिक बंटवारे की भविष्यवाणी करने लगे। पिछले दिनों तेज प्रताप यादव ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को हिटलर कहकर संबोधित किया। इसके बाद आरजेडी में शुरू हुआ बवाल अब तक नहीं शांत हुआ। पहले तो जगदानंद सिंह ने पार्टी दफ्तर आना बंद कर दिया। उसके बाद जब वो ऑफिस में लौटे तो सबसे पहले तेज प्रताप यादव के करीबी और आरजेडी छात्र इकाई के प्रदेश अध्यक्ष आकाश यादव की छुट्टी कर दी। इसके बाद तो तेज प्रताप यादव भड़क उठे और खुलकर जगदानंद सिंह के खिलाफ आग उगलने लगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कई बार डैमेज कंट्रोल की कोशिश तो की, लेकिन सारी कोशिशों पर पानी फिरता गया। तेज प्रताप यादव उसके बाद से लगातार पार्टी से इतर अपना स्टैंड ले रहे। उन्होंने अब अपना अलग छात्र संगठन बना लिया। छात्र जनशक्ति परिषद के नाम से तेज प्रताप यादव ने संगठन बनाया और बिहार के पंचायत चुनाव में भी कैंडिडेट उतारने की बात कही। 8 सितंबर को तेज प्रताप यादव ने अपने संगठन का अलग सिंबल जारी किया। इस सिंबल को लेकर एक बार फिर से बवाल हो गया। तेज प्रताप यादव के छात्र जनशक्ति परिषद के सिंबल में भी लालटेन का इस्तेमाल किया गया। हालांकि इसमें आरजेडी के लालटेन से थोड़ा बदलाव कर हाथ में लालटेन का निशान दिया गया। मतलब साफ है, आरजेडी से किसी तरह का विवाद होने पर भी तेज प्रताप अपने संगठन के सिंबल को अलग साबित करने में कामयाब हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ लालटेन पर अपना दावा भी बरकरार रख सकते। तेज प्रताप यादव के स्टैंड को लेकर विरोधी दल आरजेडी पर हमलावर है। सत्ताधारी दल जेडीयू और बीजेपी ने इसे आरजेडी खेमे में चल रही कलह बताया। एनडीए का कहना है कि तेज प्रताप यादव अब अपना हक मांग रहे हैं। लालू प्रसाद के बड़े बेटे होने के बाद भी उन्हें वाजिब हक नहीं मिला और पार्टी में भी उनकी कद्र नहीं की गई। पार्टी के सभी नेता तेजस्वी यादव का समर्थन करते हैं और तेज प्रताप यादव को नजरअंदाज करते हैं।
जगदानंद सिंह तो तेज प्रताप यादव को पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। पार्टी के पोस्टर में उन्हें जगह नहीं मिलती और जब वो अपना पोस्टर लगाते हैं तो उस पर काली पोत दी जाती है। ऐसे में तेज प्रताप यादव आरजेडी से बाहर अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिशें कर रहे हैं। विरोधियों से इतर आरजेडी के नेता पार्टी में किसी तरह की तकरार को सिरे से नकार रहे। आरजेडी का दावा है कि पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है और तेजस्वी तेज प्रताप में कोई खटपट नहीं। आरजेडी का कहना है कि तेज प्रताप यादव ने छात्र संगठन खड़ा किया और इसके जरिए युवाओं को आरजेडी से जोड़ने का प्रयास किया। हालांकि आरजेडी के नेता तेज प्रताप यादव का नाम नहीं ले रहे और उन पर कोई भी बयान देने से बचा जा रहा। इससे साफ संकेत जा रहा है कि पार्टी में कुछ तो गड़बड़ है। इन सबसे अलग राजनीतिक मामलों के जानकार इस बात से हैरान हैं कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अब तक इस मामले को कंट्रोल आखिर क्यों नहीं कर पाए। आखिर कई महीनों से जारी विवाद का अब तक समाधान क्यों नहीं निकल पाया, या फिर तेज प्रताप यादव अब किसी की सुनने को तैयार नहीं है, और अगर ऐसा है तो यह आरजेडी के लिए और लालू प्रसाद की राजनीतिक विरासत के लिए संकेत अच्छा नहीं। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज।